दोस्तों कहते हैं ना कभी कभी कि छोटे छोटे बदलाव किसी बड़ी समस्या का समाधान कर देते हैं। जी हाँ, सेम वही हुआ राजस्थान रॉयल्स के साथ। जो टीम पिछले 2 मैचों में रगड़ रगड़ के खेल रही थी, बहुत बुरी तरीके से हार रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, एकदम तितर बितर नजर आ रही थी, बिखरी हुई नजर आ रही थी। उस टीम ने आज एक छोटा सा बदलाव किया और अपनी सबसे बड़ी समस्या का समाधान किया, और वो था कि मैच कैसे हम जीते। राजस्थान रॉयल्स ने आज चेन्नई सुपर किंग्स को मुकाबला हरा के वापसी कर ली है इस टूर्नामेंट में। दोबारा से जीत की राह पकड़ ली है, जैसे कि 2024 में उन्होंने ताबड़तोड़ जीत के साथ टूर्नामेंट शुरू किया था। अनफॉर्चुनेट थे कि वो प्लेऑफ्स में आगे क्वालिफाई नहीं कर पाए, बट इस सीजन जो इनकी नैया डगमगा रही थी, अब लग रहा है कहीं ना कहीं कि एक उनको दिशा मिल गई है और सही दिशा में वो बढ़ चुके हैं। जिसमें बात कर रहा था कि जो चीज इन्होंने सुधारी है वो है इनका बैटिंग ऑर्डर। देखिए, खिलाड़ी भी वही हैं, रिटेन भी इन्होंने अपनी कोर की है, सेम वही कोर है जो पिछले साल खेल रही थी, मगर इस साल बिल्कुल बिखरी हुई नजर आ रही थी। और साथ ही साथ रियान पराग की कप्तानी, उसके ऊपर भी हमें बात करनी है। आज क्या गजब की कप्तानी करी है दोस्तों रियान पराग ने। मतलब इतनी बड़ी टीम सीएसके जिसमें एमएस धोनी जैसा दिमाग हो, ऋतुराज गायकवाड़ भी अब लगातार दूसरे साल कप्तानी कर रहे हैं, साथ ही साथ उसमें रविंद्र जडेजा के इनपुट्स हो, उसके बावजूद भी आज अगर हम कहें तो रियान पराग ने अपनी कप्तानी के मामले में चेन्नई को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया है। और राजस्थान रॉयल्स ने अपने टीम परफॉर्मेंस के हिसाब से भी चेन्नई सुपर किंग्स को कोसों दूर छोड़ दिया है। और इस बार जो उन्होंने टीम के जो प्लेयर्स की जो उनके बैटिंग ऑर्डर थे, वो बिल्कुल सही किए हैं, क्योंकि हर खिलाड़ी को उनका अपना नंबर दिया है। जैसे कि बोले कि नीतीश राणा जो पिछले 2 मैचों से नीचे खेल रहे थे, उनको आज 3 नंबर पे खिलाया गया। और वही रियान पराग जो 3 नंबर पे खेल रहे थे, उनको वापसी कराई गई उनके फेवरेट 4 नंबर पे। और देखिए ना, नंबर नंबर का गेम होता है और हर प्लेयर ने अपने नंबर में आके जो परफॉर्मेंस दी है ना, पूरा मुकाबला एक तरफा कर दिया और चेन्नई सुपर किंग्स को फिर से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स का दबदबा जो बना हुआ ना चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर, वो दोस्तों बना हुआ है। आज का मुकाबला मतलब उम्मीद नहीं थी किसी को कि राजस्थान रॉयल्स जीतेगा और इस तरीके से जीतेगा। जो स्टार्ट हुई ना आज के मुकाबले की, भाई उसके जो मेन थे वो हीरो रहे नीतीश राणा। भाई किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि नीतीश राणा आएंगे और नीतीश राणा ऐसे छाएंगे। ये था सबको कि नीतीश राणा आएंगे, आते रवि अश्विन को हम ऑफ स्पिन लगा देंगे, चेन्नई का प्लान था। और नीतीश राणा को अश्विन आउट तो कर ही देंगे क्योंकि वो फॉर्म से जूझ रहे हैं। मगर आज नीतीश राणा ने बताया, भाई कोलकाता नाइट राइडर्स से मुझे रिटेन ना करके कितनी बड़ी गलती की है। जब रिटेन नहीं हुए थे कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से, तो नीतीश राणा के जो वाइफ थी उनकी तरफ से ट्वीट भी आया था, तो कहीं ना कहीं नीतीश राणा भी इस बात से खफा थे कि भाई इस फ्रेंचाइज के साथ में इतने साल से उन्होंने मुझे रिटेन क्यों नहीं किया। तो जितना सारा एग्रेशन था, जितना सारा गुस्सा था ना, मुझे लगता है नीतीश राणा ने इसी मैच में निकाल दिया कि भाई देखो मेरी कितनी अहमियत है मिडिल ऑर्डर में, मैं किस कैलिबर का प्लेयर हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। लाजवाब पारी खेली दोस्तों नीतीश राणा ने, शानदार पारी खेली। और ये जो मैच का सूरत हाल आप लोगों के सामने आप लोग देख रहे हैं ना, वो यही है कि यही कुछ पारी है ना जिनकी वजह से ये मैच जीत पाई है राजस्थान रॉयल्स। क्योंकि जो 2 सीजन मतलब 2 मैचेस पिछले खेले थे ना, उसमें तो कहीं से लग ही नहीं रहा था कि ये वो राजस्थान रॉयल्स जो टूर्नामेंट जीतने आई है, ये टूर्नामेंट में कुछ कमाल कर सकती है। मगर भाई साहब आज जो मुकाबला खेला है ना, चेन्नई सुपर किंग्स चारों खाने चित। राणा जी की बात ना हो ये तो बिल्कुल गलत बात है, हम राणा जी की बात बिल्कुल करनी चाहिए। भाई ये आ गया आपकी स्क्रीन में नीतीश राणा, 81 रनों की दोस्तों उन्होंने पारी खेली है, मात्र 36 बॉलें ली, जिसमें 10 चौवे और 5 छक्के शामिल है, 225 का स्ट्राइक रेट के साथ। अब जिस टाइम पर राणा बैटिंग करने आए थे ना, यशस्वी जायसवाल फिर से अपना विकेट जाया करके चले गए, वो आउट होके जा चुके थे, फिर से वही बात हो गई थी कि पहला विकेट जल्दी गिरा, फिर झड़ी लग जाएगी विकेटों की। लेकिन संजू सैमसन और नीतीश राणा ने पारी बुनी, और नीतीश राणा ने इस अंदाज में खेलेगा ना, जो संजू सैमसन के ऊपर एक एड ऑन प्रेशर होता है कि भाई आप मैन इन फॉर्म है, आपको रन बनाने हैं। हालांकि आप अभी कैप्टन नहीं हो, बट फिर भी हो तो आप मेन कैप्टन टीम के, तो उनसे भी प्रेशर अब्सॉर्ब किया और संजू सैमसन से बोला कि आप अपनी बारी ले सकते हैं। वो बात एक अलग है कि संजू सैमसन ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और जल्दी अपने विकेट खो के चले गए, बट नीतीश राणा एक एंड पकड़ के रहे और टीम को मतलब एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि ये टीम 225 और 240 की तरफ जाएगी। मगर चेन्नई सुपर किंग्स की बॉलिंग को भी दाद देनी पड़ेगी, उन्होंने जिस अंदाज में वापसी कराई ना, तो जो एक स्कोर एक तरफ से 240 की तरफ जा रहा था, वो कहीं ना कहीं घट के 142 पे ही हो गया। मतलब नीतीश राणा और संजू सैमसन खेल रहे थे जिस टाइम पे, 7 ओवरों में 86 रन लग चुका था दोस्तों बोर्ड पे, और
उम्मीद थी कि बहुत हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिलेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। बट क्लास पारी थी। और फिर वही बात होती है ना कि नीतीश राणा आउट भी कैसे हुए, रवि अश्विन इनके पास जितना एक्सपीरियंस था, उन्होंने भांप लिया था कि अब ये स्टेप आउट करने वाले हैं, तो उन्होंने अपना वही पैंतरा चला, वाइड बॉल फेंकी। और एम एस धोनी का क्विक हैंड तो हम सभी जानते हैं कि बॉल दस्तानों में आती तो सीधे गिल्ली बिजली की रफ्तार से उड़ाती है। तो वही काम एम एस धोनी ने इस बार फिर से किया। मगर जो भी पारी थी देखने लायक थी। ये पारी देख कर ना मुझे सेम वो पारी याद आ गई जो एक बार सुरेश रैना ने खेली थी, पंजाब के सामने शायद खेली थी। 25-26 गेंदों में 80-84 रन उन्हें भी मारे थे। सेम वैसे ही पारी देखने में नजर आ रही थी। राणा जी तो राणा जी, अब जरा बात करें इस टीम के कप्तान के रियान पराग की। ये इनके बैट से भी रन नहीं निकल रहे थे। पिछले साल जो राजस्थान रॉयल्स की सक्सेस थी, उसमें कहीं ना इनका भी बहुत बड़ा हाथ था। बट इस सीजन रन आ नहीं रहे थे, उसके दो कारण थे। एक तो ना इनको कैप्टेंसी मिली थी, उसका कुछ प्रेशर ही ले रहे थे, प्लस इनका जो डिजायर्ड बैटिंग नंबर था ना 4, उस पे ये नहीं खेल रहे थे। इनको टीम खिला रही थी 3 नंबर पे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है यही वो पहेली का हिस्सा था जो राजस्थान सॉल्व नहीं कर पाई थी। बट इस मुकाबले में कहीं ना कहीं राजस्थान ने वो पहेली का हिस्सा सॉल्व कर लिया है और रेयान पराग की वापसी कराई 4 नंबर पर। उन्होंने भी निराश नहीं किया। 28 बॉलों में 37 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे और 132.14 के स्ट्राइक रेट के साथ। हालांकि देखने में तो ये बहुत छोटा स्कोर लगा कि यार सिर्फ 37 ही रन बनाए, बट राणा जी का इन्होंने अच्छा साथ दिया और अपनी टीम को 182 के टोटल तक पहुंचने में मदद करी। क्योंकि उसके बाद ना चेन्नई ने कर ली थी वापसी। जैसे ही नीतीश राणा आउट हुए, फिर बोलते ना कि जब एक विकेट गिरता है तो साथ में एक विकेट और लेके आता है। फिर रेयान पराग की विकेट गई, उसके बाद ना विकेटों की झड़ी सी लग गई। जो स्कोर एक टाइम पे 240-250 जा रहा था, वो 182 पे आके सिमट गया। ध्रुव जुरैल भी आज के मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए, मात्र 3 रन उन्होंने बनाए। हसरंगा को प्रमोट किया गया, पिछले मैच में भी प्रमोट किया गया, तो इस मैच में भी प्रमोट किया गया, पर बल्लेबाजी से वो कुछ खास कर नहीं पाए। बट भाई बॉलिंग में जो हसरंगा ने किया है ना, कमाल का परफॉर्मेंस दिया हसरंगा ने। मुझे लगता है कि गेम जो मेन पलटी है ना, वो हसरंगा ने ही आगे पलटी है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर आए शिमरन हेटमायर, 16 बॉल 19 रन, मतलब सबने फिर छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, पर फिर भी उस स्कोर तक नहीं पहुंचा पाए अपनी टीम में जिस स्कोर तक पहुंचाना उनको चाहिए था। तो उसका कहीं ना कहीं कारण था ना चेन्नई सुपर किंग्स की धारदार बॉलिंग। बात करेंगे खलील अहमद से। मतलब कहा जाता है ना कि जिसकी फॉर्म ना लग रही हो, जिस प्लेयर का करियर डूब रहा हो, बिल्कुल लगा हो कि यार सब कुछ खत्म हो गया, तो आप चले जाइए चेन्नई सुपर किंग्स के पास, आपका करियर रिवाइव हो जाएगा। इसका सीधा उदाहरण हमने देखा रॉबिन उथप्पा का हमने देखा, अजिंक्य रहाणे का हमने देखा, सैम करन भी उसी उम्मीद से आए हैं, बट उनका उत्थान तो नहीं हो पा रहा है। बट खलील अहमद का उत्थान जरूर इस साल हो गया है। मतलब बॉलिंग, पहला मैच से लेकर तीसरा मैच भले चेन्नई सुपर किंग्स सिर्फ एक मैच जीती है और 2 मैच बैक टू बैक हारी है, पर कहीं ना कहीं अगर आप परफॉर्मेंस की बात करोगे तो भाई प्लेयर जो है ना जिसने सबसे ज्यादा इंप्रूव परफॉर्मेंस दिखाई है, तो वो खलील अहमद है। उनकी बात तो हमें जरूर करनी चाहिए, क्योंकि भाई पावर प्ले में ये बंदा अच्छी बॉलिंग करता है, एकदम शार्प। ठीक है, डेथ ओवरों में भी अब ये बहुत शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। शुरू में तो हमें लगता था कि ये पावर प्ले के बॉलर है, जैसे ट्रेंट बोल्ट 2 या 3 ओवर पावर प्ले में डाल देते हैं, सेम इनके साथ भी चेन्नई वही करेगी। बट चेन्नई का नहीं, आप अच्छे बॉलर हैं, सीनियर बॉलर हैं, पावर प्ले की जिम्मेदारी भी आपकी है और डेथ की जिम्मेदारी भी आपकी है। 4 ओवर खलील ने डाले, बहुमूल्य 2 विकेट झटके। हालांकि इकोनॉमी थोड़ी सी ज्यादा थी, कुछ रन इनको पड़ गए, बट इस 2 विकेट के साथ एक ब्रिलियंट रनआउट भी है इनके हाथ में। तो एक तरह से देखा जाए ना कि सेंसिबिलिटी दिखाई, और जो 3 विकेट इनके नाम आप मानो, 2 विकेट बॉलिंग से लिए और 1 विकेट अपने ही फॉलो थ्रू में जो रनआउट किया था ना भाई कुमार कार्तिकेय का, वो भी कमाल था। मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर देखो प्लेयर का, कि ये नहीं था कि थ्रो मार दे हड़बड़ी में, बॉल उठाई, देखा प्लेयर दूर है, दौड़ के गया और गिल्लियां भी घेर दी। तो मोटा मोटा 3 विकेट खलील अहमद ने यहां से निपटाए थे। अब आगे चलते हो, जरा बात कर लेते हैं मैन ऑफ द मूवमेंट चेन्नई के लिए, वो है नूर अहमद। मतलब इस बंदे ने ना कसम खा ली। एक तरह से किसान नहीं होता है, खेती करता है, आलू उगाता है, टमाटर उगाता है, नूर अहमद ने कहा भाई हम विकेट उगाएंगे। आते हैं, विकेट चटकाते हैं और चले जाते हैं। 3 मैचेस से मैं देख रहा हूं, सामने वाली टीम में जो लग रहा होता है कि कहीं 200 बना देगी, 240 बना देगी, तो चेन्नई के लिए सामने वाली टीम के 20 से 30 रनों का जो अंतर कम करके देते हैं ना, वो अकेले नूर अहमद करके देते हैं। 4 ओवर में 2 विकेट झटके हैं, 28 रन सिर्फ खाए हैं 7 की इकोनॉमी के साथ। मतलब जब इनको पिक किया था चेन्नई ने, तो इसी रोल के लिए पिक किया था और बिल्कुल सही परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और मुझे लगता है नूर 2-3 साल से आईपीएल खेल रहे हैं, गुजरात टाइटंस के लिए भी खेले हैं,
अफगानिस्तान के लिए भी खेलते हुए आ रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि जितना अच्छा नूर का यूटिलाइजेशन चेन्नई सुपर किंग्स कर रहा है उतना किसी ने किया था। यानी कि उनकी खुद की नेशनल साइड से जब भी खेलते हैं तो भी इतने विकेट नहीं झटकते जितने यहाँ से झटक रहे हैं। साथ ही साथ इकोनॉमी में भी बहुत इंप्रूव हुआ है और मुझे लगता है इस आईपीएल के बाद नूर अहमद ना बहुत इंप्रूव बॉलर बनकर यहाँ से निकलने वाले हैं। तो एक तरफ जो स्कोर बढ़ रहा था ना उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई है नूर अहमद ने। और मतीशा पथिराना भाई क्या खोज करी है चेन्नई सुपर किंग्स ने। ये बंदा इस पूरे टूर्नामेंट में ना अगर आप पेस की बात करोगे ना तो सबसे मैक्सिमम पेस से अगर कोई यॉर्कर डाल रहा है ना मिचेल स्टार्क से भी ज्यादा तो वो मतीशा पथिराना है। मतलब 147, 148, 149 की बॉलें डालते हैं, परफेक्ट अंटे पे इनकी बॉल गिरती है, बैट्समैन चारों खाने चित हो जाते हैं। तो ये है कि थोड़े अंडररेटेड है, इनकी ज्यादा बात नहीं होती, बट चेन्नई के लिए तुरुप का इक्का है। 10वें ओवर के बाद बॉलिंग कराने आते हैं, 20वां ओवर भी ये डालते हैं और सामने वाली टीम को ना बिल्कुल भी मौका नहीं देते, कस के रखते हैं। 4 ओवर में 2 विकेट लिए, मात्र 28 रन दिए 7 की इकोनॉमी के साथ। तो इतनी खतरनाक बॉलिंग के आगे तेजी से रफ्तार पकड़ती हुई राजस्थान की टीम एकदम से धड़ाम हो गई थी। तो उसके हिसाब से 182 रन स्टार्ट जो इनको मिला था उसके हिसाब से तो कम था, बट वेन्यू और पुराने जो 2 मैचेस के इनके परफॉर्मेंस है उस हिसाब से तो राजस्थान के लिए डिसेंट स्कोर था, लड़ने लायक आंकड़ा था। पर किसी को उम्मीद नहीं थी कि सच बताया तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि 182 रन बहुत हैं, मतलब कि पार स्कोर उन्होंने हासिल किए। हमें भी यही लग रहा था कि भाई 10 से 12 या से 15 रन ये शॉर्ट रहे हैं और चेन्नई सुपर किंग्स इसको आसानी के साथ चेस कर लेगा। मगर भाई राजस्थान ने बोला ऐसे कैसे भाई, हम भी रजवाड़े हैं, हम 2 मैच हार गए तो क्या हुआ, हम इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे, हम बिल्कुल आपको झंझोड़ के रखेंगे और ये मैच हम जीत के दिखाएंगे। और वही दोस्तों हुआ, चेन्नई सुपर किंग्स इस टारगेट को चेज ही नहीं कर पाया। मतलब आज तो जोफ्रा आर्चर ओ हो पहला ओवर और भाई पहला ओवर विकेट मेडन, और विकेट भी किसके, रचिन रविंद्रा। सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट विकेट थी और रचिन रविंद्रा इस टीम के लिए कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर है ये उससे साफ समझ में आ गया कि भाई 4 गेंदें रविंद्रा को इन्होंने खिलाई है ना उनको खुद समझ में नहीं आ रही थी। इसी जोफ्रा आर्चर को फेस कर रहे हैं जो अभी तक पिटते हुए आ रहे हैं काफी लंबे समय से। तो जोफ्रा आर्चर भी आज रिदम में लगे, पहला ओवर मेडन डाला, रचिन रविंद्रा की विकेट, क्या बॉलिंग डाली। मतलब राहुल त्रिपाठी को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। जोफ्रा आर्चर ने शुरुआत करी, उसके बाद भाई बॉलिंग में तब्दीलियां हुई, तुषार देशपांडे ने शानदार स्पेल डाला, तीक्षणा भी बीच में, उन्होंने भी डिसेंट बॉलिंग करी। बट चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अगर आज कोई खिलाड़ी लोन वॉरियर रहा तो वो तो ऋतुराज गायकवाड़। 63 रन बनाए 44 बॉलों में, 7 चौके 1 छक्का, 143 के स्ट्राइक रेट के साथ आखिर तक टिके रहे, मगर अपनी टीम को यह जीत की दहलीज के पार ना पहुंचा सके। और चेन्नई सुपर किंग्स की हार का जो सबसे बड़ा रीजन है ना वो है इनकी बैटिंग, खासकर पावर प्ले में इनकी बैटिंग। जहां राजस्थान रॉयल्स ने पावर प्ले में 79 का स्कोर बनाया था, वहीं पे चेन्नई सुपर किंग्स ने मैंडेटरी पावर प्ले में मात्र 42 रन बनाए। तो ये अपने आप में हैरान करने वाला बात है कि भाई इतने स्टार स्टडेड टीम है इनकी, उसके बावजूद ऐसा परफॉर्मेंस दे क्यों रही है। पर भाई कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने कप्तानी पारी खेली, जहां एक तरफ सारे बैट्समैन धराशायी हो रहे थे, कोई इनका साथ नहीं दे रहा था, एक छोर पकड़ के रखा और एंड तक गेम को लेके गए और पूरी पूरी कोशिश इन्होंने करी कि अपनी टीम को जीत की दहलीज पार करवा दें, बट वो करवा ना सके और शिकार हो गए बॉलर का। 63 रन इन्होंने बनाए और ऐसा नहीं है कि धीरे बनाए, इनकी मजबूरी पड़ गई थी कि ये धीरे खेलें। अदरवाइज 15वें ओवर तक तो लग रहा था कि भाई हाँ गायकवाड़ है, मैच चेन्नई के हाथ में है। मगर 15.5 ओवर में 129 के स्कोर पर जैसे ही गायकवाड़ की विकेट गिरी, लोगों के अंदर उत्साह था, हमारे अंदर भी उत्साह था कि भाई एम एस धोनी आएंगे, कुछ करेंगे, कुछ होगा, पर ऐसा कुछ हो ना सका। बैटिंग में कुछ खास चेन्नई के खिलाड़ी कर ना सके, थोड़ी बहुत फाइट आखिरी में रविंद्र जाडेजा ने दी, इन्होंने कोशिश करी, पर बताया ना कहीं ना कहीं जो मैच चेन्नई हारी उसमें इनका भी थोड़ा ना थोड़ा इनसे गलती हो गई कि ना थोड़ा स्लो खेल गए। देखिए 32 रन बनाए 22 बॉलों में, 2 चौके और सिर्फ 1 छक्का लगाया। यहाँ पे कम से कम 2-3 छक्कों की जरूरत थी। बॉलिंग में हालांकि 1 विकेट झटका, पर उसका कोई फायदा तो नहीं हुआ ना। एक आध छक्कों की दोस्तों देखिए और इनसे जरूरत थी, इनसे उम्मीद थी कि ये करते। स्ट्राइक रेट पे अगर आप गौर करोगे तो अभी आपको 145 का दिखेगा, पर ना जिस टाइम ऋतुराज गायकवाड़ खेले थे उस टाइम में रन अप बॉल चल रहे थे, कहीं ना कहीं उसी वजह से प्रेशर में आ गए ऋतुराज गायकवाड़ और उनकी मजबूरी बन गई कि बॉल को हिट करे। तो जो प्लानिंग के साथ वो चल रहे थे शायद जडेजा के चक्कर में वो हो नहीं सका और अपने विकेट उन्हें गंवानी पड़ी। और उसका एम एस धोनी उन्होंने कोशिश करी, पर देखिए ना चेन्नई के साथ दिक्कत ये हो रही है कि आप पावर प्ले की गेम जीत नहीं रहे हो,
मिडिल ओवर में आप इतना स्लो खेल रहे हो, सोचते हो हम लास्ट में कवर कर लेंगे। भाई लास्ट में कवर नहीं होते हैं, सामने वाली टीम में भी अच्छे बॉलर हैं, डेथ के बॉलर हैं। और संदीप शर्मा ये काम पहले भी कर चुके हैं। पिछला सीजन था शायद 23 का कि 24 का था, उसमें भी एम एस धोनी और संदीप शर्मा आमने सामने थे। लास्ट ओवर में 20 रन चाहिए थे और एम एस धोनी नहीं बना पाए थे। आज भी हुआ, संदीप शर्मा सामने लास्ट ओवर में 20 रन, पहली गेंद होती है और एम एस धोनी आउट हो जाते हैं। तो लास्ट में इतना भी डीप ले जाना मैच को नहीं चाहिए जहां से आप वापसी ना कर पाए। मुझे लगता है कि जिस टाइम पे रविंद्र जाडेजा आए थे, या तो उस टाइम पे एम एस धोनी आते या फिर रविंद्र जडेजा के थोड़ा सा चार्ज करते, ये 22 गेंदों में 32 की जगह 42-45 रन होते, तो शायद सीएसके ये मैच जीत जाता। तो कोशिश इन्होंने बहुत करी, पर वही बोलते हैं ना कि इनकी कोशिश के आगे आ गए वाइनिंदु हसरंगा। मेन गेम चेंजिंग काम जो आज किसी ने किया है ना इस टीम से, वो हसरंगा ने किया है। सबकी नजरें थी जोफ्रा आर्चर पे, तुषार देशपांडे पे, संदीप शर्मा पे, महेश तीक्षणा पे। हसरंगा से किसी को उम्मीद नहीं थी, पर भाई क्या बॉलिंग कराई। 4 ओवर 4 विकेटें, मात्र 35 रन 8 की इकोनॉमी के साथ। और पूरी चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग लाइनअप को ना इन्होंने एक तरह से धराशायी कर दिया। और मेरी पर्सनली जो सबसे बेहतरीन विकेट था ना, वो विकेट हसरंगा का था, जो उन्होंने विजय शंकर को गुगली पे बोल्ड मारा। मतलब उससे पहली गेंद में विजय शंकर ने एक छक्का लगाया था, पर उसके बाद हसरंगा ने जो गुगली पे उनको बोल्ड मारा है ना भाई, ओ हो, वो देखने लायक था। बट यही है कि यार कुल मिला के भाई बहुत अच्छी वापसी करी है राजस्थान रॉयल्स ने। अब वो वापस कर लिए इस टूर्नामेंट में, और जो पहेली का जो मिसिंग भाग था वो भी कहीं ना कहीं दोस्तों इन्होंने ढूंढ लिया है। और अब समझ लग रहा है कहीं ना कहीं कि टूर्नामेंट खुल गया है, क्योंकि अभी तक वही टीमें जीत रही थी और राजस्थान रॉयल्स गेम में दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि पॉइंट्स टेबल में अभी भी काफी नीचे है, दूसरे पायदान पे है नीचे से अपने नेट रन रेट की वजह से। पर फिलहाल जीत में उनका नाम दर्ज हो गया है, 2 अंक उनके पास आ गए हैं। तो अब कुल मिला के सारी टीमों के पास 2-2 अंक है। सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स जो 4 अंक लेके बैठी है, बाकी सारी टीमों के पास 2-2 अंक। और मुंबई इंडियंस अपने उसी धर्रे पे चल रही है कि शुरुआत खराब करती है, 2 मैच वो हार चुके हैं। बट ओवरऑल आज का मैच अच्छा हुआ, बट चेन्नई ने बहुत डिसअपॉइंट किया। यही इनका रवैया रहा, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार ये प्लेऑफ में जाने वाले हैं, क्योंकि सारे सिलेंडर से उन्हें फायर कर लिए हैं। दीपक हुडा की जगह इन्होंने विजय शंकर को खिलाया, सैम करन की जगह जेमी ओवर्टन को खिलाया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि ये प्लेयर का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। जेमी ओवर्टन की जगह ऊपर बनती थी, वो थोड़े से अच्छे हिटर है। मुझे लगता है रविंद्र जाडेजा और एम एस धोनी से ऊपर जेमी ओवर्टन को आना चाहिए। फिलहाल आज के मैच में नहीं आया, तो उसका खामियाजा चेन्नई भुगत चुकी है। अब चेन्नई के लिए मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ना तो इनकी बैटिंग, बॉलिंग परफेक्ट है बट इनकी बैटिंग नहीं चल रही है। अब देखते हैं कि अगला मुकाबला जो चेन्नई का है उसमें चेन्नई क्या चेंजेस करता है, और चेंजेस तो कहीं ना कहीं करने पड़ेंगे। डेवन कॉनवॉय को मुझे लगता है अब चेन्नई सुपर किंग्स गेम में लाएगा और वो आपको अगले मैच में खेलते हुए दिखाई देंगे। बहरहाल इस मुकाबले के सूरत हाल से अगर बात करोगे, तो राजस्थान रॉयल्स ने परास्त कर दिया है चेन्नई सुपर किंग्स को, और टूर्नामेंट में अपनी कर ली है पहली जीत हासिल, जो कि मतलब काफी अच्छी खबर है उनके लिए, क्योंकि यार जीत नहीं रहे थे वो लोग और काफी दबाव पड़ रहा था कैप्टन के ऊपर। अब तो भाई इनके जो मेन कैप्टन है ना वो भी वापस आ चुके हैं, तो और बढ़िया बात होगी। तो दोस्तों आई होप आपका मेरा ये पूरा एनालिसिस आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारा ये एनालिसिस पसंद आया है, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज्यादा से ज्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।